गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के भी कहा जाता है। अंग्रेजी में नाम है इसका नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005। परिचय ये यहाँ पर देखना आप। परिचय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, जिसको MHRD भी बोला जाता है, द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा में चिंतन किया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में क्या सुधार लाया जाए। 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 में बुलाई गई सभा में निर्णय लिया गया कि 21वीं सदी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार करने के लिए मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर और शिलोंग में 5 सभाओं का आयोजन करके नया पाठ्यक्रम 2005 तैयार किया गया। पाठ्यक्रम में सभी NCERT के सचिव, देश के सभी परीक्षा बोर्डों का सहयोग लिया गया। जितने भी जो परीक्षा बोर्ड होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में RBSE BSER है, CBSE बोर्ड, अलग अलग बोर्ड है। उन सब लोगों का की सहायता लेके गहन अध्ययन के उपरांत विस्तार से तर्क वितर्क करके नए पाठ्यक्रम में सभी सुझावों को ध्यान में रखकर 2005 का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया। यह NCERT अभी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। SCERT भी उदयपुर के अंदर ही है। NCERT का मुख्यालय उदयपुर में है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के प्रमुख 5 भाग है, जिसमें परिप्रेक्ष्य, सीखना व ज्ञान, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन, विद्यालय तथा विद्यालय कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। इसमें पहला परिप्रेक्ष्य है। NCERT परिप्रेक्ष्य में पहला अध्याय है, इसमें परिप्रेक्ष्य दे रखा है। परिप्रेक्ष्य में NCERT 2005 के उद्देश्य: किसी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे बालक जीवन का अर्थ समझ सके। यानी कि जो शिक्षा है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक जीवन का अर्थ समझ सके। मूल्य जो शांति, मानवता व सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में सहिष्णुता को बढ़ाए। सभी को शिक्षा और सम्मान। परमात्मा ने या ईश्वर ने विश्व के सभी नागरिकों को शारीरिक अंग, देह और बुद्धि समान दी है। किसी से भेदभाव नहीं रखा है। इसलिए विश्व के सभी नागरिकों को शिक्षा, सुख सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। यूनेस्को ने विश्व के सभी नागरिकों को शिक्षा और मानव सम्मान देने पर बल दिया है। मातृभाषा। हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी, और जिन राज्यों में या क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें शीघ्र सीखने के लिए मातृभाषा सीखनी चाहिए। यानी कि जिन क्षेत्रों में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में जो मातृभाषा बोली जा रही है,
तो उस मातृभाषा में बालकों को सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए कि मातृभाषा में बालकों को सिखाया जा सके। राष्ट्रीय भाषा, देश के नागरिकों से मेल मिलाप, देश के कार्यों में सक्रियता, यानी कि देश के नागरिकों से मेल मिलाप और देश के कार्यों में सक्रियता निभाने के लिए आदान प्रदान व्यवहार और व्यापार आदि के लिए पूरे देश के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का ज्ञान समझने व जानने लिखने पढ़ने के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा हिंदी देश के सभी विद्यार्थियों या नागरिकों को सीखनी अनिवार्य है, क्योंकि जब हमारे को अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं आएगी तो हम अपना विकास किस प्रकार से कर पाएंगे, या हम किसी से बातचीत करेंगे तो अगर राष्ट्रीय भाषा में करेंगे तो वो राष्ट्रीय भाषा तो हमारे को आएगी नहीं, तो ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना है। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। विश्व के एक दूसरे देशों से वार्तालाप, तालमेल, आदान प्रदान, व्यापार तथा संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा जानना आवश्यक है। इसलिए आयोग ने अंग्रेजी भाषा सीखने का सुझाव दिया है, जिससे विश्व में व्यापार, व्यवहार और संबंधों में प्रगति हो सके। यानी कि जब तक हम किसी एक देश से दूसरे देश के अंदर व्यापार होगा तो व्यापार के लिए एक माध्यम होना अनिवार्य है, और माध्यम होगा तो उसके लिए भाषा भी अनिवार्य है। जब अंग्रेजी भाषा होगी तो एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार आसानी से हो जाएगा, और व्यापार होगा तो उनके व्यापार के अंदर मधुर संबंध भी होना अनिवार्य है। जब मधुर संबंध होंगे तो व्यापार और अच्छा होगा। इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा भी हमारे को सीखनी चाहिए। गणित व्यवहारिक और व्यापारिक विषय है। प्रत्येक पारिवारिक व्यक्ति को लेन देन करना पड़ता है। किसी भी उद्योग व्यवसाय के लिए व्यक्ति सामुदायिक देश विदेश से लेन देन, व्यापार आदि के लिए गणित विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि गणित विषय घर के जितने भी काम है, परिवार के जितने भी काम है, जिसमें गणनाओं से संबंधित बात आती है, पैसों से संबंधित बात आती है, अगर गणित का ज्ञान नहीं होगा तो वो सारी बातें बच्चा कहाँ से सीख पाएगा। सामाजिक विज्ञान, बच्चा परिवार में जन्म लेता है। पारिवारिक सदस्यों से संबंध, आस पड़ोस, समुदाय, समुदाय, इनसे वो बच्चा सीखता रहता है। इसके बाद में है कुछ नोट लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से देखना। बच्चों के ज्ञान निर्माण की दक्षता को बढ़ाना। जो संक्षेप का उद्देश्य होने में है शिक्षा को रटने की प्रक्रिया से हटकर समझ आधारित बनाना। शिक्षा कक्षा को डर मुक्त, खुशहाल और बच्चों के अनुकूल बनाना। शिक्षा को सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ना। बच्चों के समग्र या सर्वांगीण विकास पर जोर देना। एनसीएफ 2005 के प्रमुख दिशा निर्देश, जिसमें पहला है बच्चों को ज्ञान निर्माणकर्ता बनाना। बच्चे जो विद्यार्थी है केवल ज्ञानकारी ग्रहण करने वाले नहीं, बल्कि खुद अपने अनुभव से सीखने के वाले होते हैं। यानी कि बच्चे खुद कर कुछ बहुत सारे कार्य हैं या कुछ बहुत सारे प्रयोग अगर बच्चों को खुद को करने के लिए दिया जाए तो वो करके खुद सीखते हैं। तो उनको अनुभव होंगे कि केवल उनको ज्ञान देने से कुछ ही नहीं होगा। तो ज्ञान देने के बजाय उनको उस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि तेरे को यह कार्य तेरे को खुद को ही करना है। सर्वांगीण विकास पर जोर देना। शिक्षा का उद्देश्य केवल
बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास भी है। ज्ञान, तीसरा है ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच संबंध बनाना। किताबों की शिक्षा को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना जरूरी है, यानी कि जो हमने पढ़ा है वो हमारी जो रियल लाइफ में भी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यह बातें भी बच्चों को बताते रहना चाहिए और उनको इस कार्य पर बल दिया जाना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उनका दैनिक जीवन में क्या संबंध है। इससे आगे है डर मुक्त और आनंदमय शिक्षा। डर मुक्त और आनंदमय शिक्षा बच्चों पर परीक्षा, नंबर और अनुशासन का इतना बोझ न हो कि वे सीखना ही छोड़ दे। कि कई कई परिवारों में ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर है या उनको धीरे धीरे उनकी बुद्धि के अनुसार उनको धीरे धीरे सीखना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनको 2-3 बार पढ़ने के बाद में वो सीख पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं तो 6-7 बार पढ़ने के बाद में वो सीख पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए कि या जो टीचर है उनको यह सोचना चाहिए कि बच्चों को के केवल परीक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, उनके नंबरों पर कि तेरे नंबर इतने कम आए हैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और अनुशासन को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि अगर अनुशासन थोड़ा सा भी टूट गया, माना कि कई बार ज़्यादातर बार अनुशासन में रहना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही अनुशासन है। और अगर गलती से अनुशासन टूट जाता है या नियमों को कई बार उल्लंघन हो जाता है तो इतनी कठोर सजा भी, अनुशासन इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि ना बच्चा सीखना ही बंद कर दे और वो उस अनुशासन को बोझ समझने लग जाए। कई विद्यालय में ऐसा होता है कि कठोर अनुशासन होता है तो वो कठोर अनुशासन न होकर लचीले तरफ का या कठोर, और कई जगह पर कठोर भी होना चाहिए और कई जगह पर उनमें लचीलापन भी होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को ना सीखने में उस अनुशासन के अकॉर्डिंग वो बच्चे ढल जाएंगे। पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ना। कुछ बच्चे पढ़ते हैं वह उनके जीवन, अनुभव और संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए कि हमारे को जब विद्यार्थी को जो पाठ्यचर्या के अंदर होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां को सम्मिलित किया जाए, जैसे कोई एक्टिविटीज़ बोलते हैं, यानी कि जब पाठ्य सिलेबस भी चल रहा हो और अदर सांस्कृतिक प्रोग्राम है, खेल कूद है, कला, इनसे संबंधित जो क्रियाकलाप किए जाते हैं इस विद्यालय में, तो वो सारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। तो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अनुभव है वो, और संस्कृति से बच्चों को जोड़ना चाहिए कि हमारी संस्कृति है उसको हमारे को बचा के रखना चाहिए और किस प्रकार से हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। 2005 की प्रमुख विशेषता। बच्चा केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों की रुचियों, क्षमताओं और जिज्ञासाओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यानी कि एनसीईआरटी 2005 की विशेषता है कि जो बालक है उनकी रुचियों के अनुसार वो बालक क्या सीखना चाह रहा है, उनकी क्या क्या क्षमता है, उन क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही बच्चों को के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, सिलेबस का निर्माण किया है। मातृभाषा को प्राथमिकता। प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक के विद्यालयों की जो शिक्षा, 1 से 8 तक के जो विद्यालयों की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से 8 तक आते हैं, लेकिन उसमें भी 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनको मातृभाषा और स्थानीय भाषा में सिखाना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय भाषा में हम बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। पुस्तक केंद्रित शिक्षा से हटकर अनुभवात्मक शिक्षा। केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न होकर, यानी कि अगर केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न होकर प्रोजेक्ट है
चर्चा है, गतिविधियां हैं, अन्य गतिविधियां हैं, उन गति पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जब पाठ्य जो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो प्रोजेक्ट बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आपने जो सीखा है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को कार्य करना है एक विशेष कार्य क्षेत्र के अंदर, तो आप लोगों को ये यहाँ तक ये परिणाम निकलने चाहिए। तो बच्चे उस कार्य को करने पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। एक चर्चा ये होती है कि एक विषय वस्तु दे दी जाए कि उसके पक्ष में और विपक्ष में बच्चों को मानसिक रूप से तर्क वितरने की जो करने की जो कार्यविधि है उस पर उसके बारे में विचार करना चाहिए कि इस क्या तो बेनिफिट है और क्या क्या दुष्परिणाम निकलेंगे। अगर कोई एक कार्य किया जाए उससे क्या तो बेनिफिट निकलेंगे और क्या दुष्परिणाम निकलेंगे। तो इन गतिविधियों और बहुत सारी गतिविधियां हैं जैसे खेल है और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जैसे प्रयोगों के द्वारा समझाना और प्रयोग करके बालकों को खुद को सीखना। जैसे साइंस के अंदर देखा जाता है कि हवा में बाहर होता है तो दो गुब्बारों को एक अलग अलग एक लकड़ी की सिरा पर अलग अलग बांध दिया जाए और फिर बाद में प्रयोग करके भी बताया जाए कि है ना एक गुब्बारे के अंदर पिन चुबा दी जाए और दूसरे के अंदर नहीं चुबाई जाए तो अपने आप जिस गुब्बारे में पिन चुबाई जाती है तो वो गुब्बारा ऊपर की तरफ हो जाएगा और जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हवा में बाहर होता है। तो ऐसी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो बालकों के सामने की जानी चाहिए और उनको भी प्रोत्साहित किया जाए कि नए अपनी जिज्ञासाओं है अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनको किस प्रकार से सीखना चाहिए। समावेशी शिक्षा दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में समान अवसर मिले। अगर कोई बच्चा है विकलांग है और या कोई बालक विशेष आवश्यकता वाला है, विकलांग में वो बालक आते हैं जिन विकलांग है या दिव्यांग है। दिव्यांग पहले विकलांग बोला जाता है, आजकल उन बालकों को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग के अंदर जो मानसिक रूप जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जैसे कोई पैर से लंगड़ा है, कोई किसी के आंखें कमजोर है, किसी के कई तरीके के होते हैं। विशेष आवश्यकता यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको है ना विशेष आवश्यकता होती है सीखने की कि वो धीरे धीरे सीख पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तीव्र गति से सीख जाते हैं। कुछ सृजनात्मक बुद्धि वाले हैं, कुछ औसत बुद्धि वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 3-4 बार पढ़ाने के बाद में भी वो नहीं सीख पाते। तो ऐसी स्थिति में उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए कि उनको बार बार उनको सभी बच्चों के साथ में बैठा कर पढ़ाया जाए कि उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि हमारा काम है, हम पहले से पिछड़े हुए हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। और उनको कभी ऐसा भी नहीं महसूस होना चाहिए कि हीन भावना नहीं प्रकट होनी चाहिए कि हम सब लोगों के साथ में रह सकते हैं। उनको कभी भी हमेशा ऐसा फील करवाना चाहिए कि हम लोगों में थोड़ी बहुत जो कमी है वो कुछ भी कमी नहीं है, हम सब लोगों से अच्छे हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब यह होता है कि कक्षा में विद्यालय में एडमिशन लेने के बाद और लगातार उस बालक के संपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखी जाए। इसके साथ समय समय पर लगातार उनके मूल्यांकन या आकलन करना। सतत यानी कि लगातार होता है और व्यापक यानी कि पूरे वर्ष भर हर जगह पर उसका मूल्यांकन करने पर जोर दिया जाए, न कि परीक्षा पर। अगर परीक्षा पर ही जोर दिया जाएगा तो बालकों की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। और अगर वो गलतियां कर रहा है तो उन गलतियों के ऊपर नजर रखी जाए और गलतियों को जहाँ पर वो बालक गलतियां करता हुआ पाया जाता है तो वहाँ पर उपचारात्मक या निदानात्मक तरीके से उनको सुधारने की कोशिश की जाए, जिससे कि बालकों के अंदर अच्छी गुणवत्ता का विकास होगा। लैंगिक असमानता और सामाजिक न्याय। लड़के लड़कियों और सभी सामाजिक
समूहों को शिक्षा में समान अवसर देना चाहिए। कोई भी स्थान विशेष या समुदाय विशेष को अलग न मानकर सभी बालक और बालिकाओं को समान रूप से समान अवसर वाली जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन। शिक्षक केवल सूचना देने वाले नहीं बल्कि बच्चों में मार्गदर्शन और सहायक बने। शिक्षक है केवल सूचना देने मात्र तक ही सीमित नहीं रहे, बच्चों की के मार्गदर्शन और उनकी जगह जगह पर जहाँ पर बच्चों को आवश्यकता लगे कि अब कठिनाइयाँ है और हमारी समझ से बाहर है, तो टीचर का कर्तव्य है कि वो उनका मार्गदर्शन करे और उनकी आवश्यकता पड़ने पर सहायता करे। शिक्षा के स्तर के अनुसार सुझाव। प्राथमिक स्तर प्राथमिक स्तर के अंतर्गत जो कक्षाएं आती है वो 1 से 5 तक कक्षा आती है। प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा यानी कि अंशेप 2005 में बताया गया है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा के अंतर्गत दी जानी चाहिए। खेल है, चित्रकला है, कहानियों के माध्यम से सीखना यानी कि खेल में किंडरगार्टन पद्धति है जो फ्रोबेल ने दी थे। और तो यानी कि बच्चों को चित्रकला के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कहानियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और भी बहुत सारी कहानियाँ अगर बच्चों को इसी काल में सिखा दी जाए तो कहानियाँ सिखाने के माध्यम से क्या होता है कि बच्चों की जो मानसिक क्षमता है, याद रखने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। क्योंकि एक कहानी कितनी लंबी रहती है तो वो कहानी बच्चों को आसानी से याद रह जाएगी, जिससे कि उसकी याद रखने की जो क्षमता है तो मेमोरी पावर ऑफ माइंड तो वो बहुत अच्छे से अच्छी हो जाएगी। कि हम कहानियाँ बताएंगे तो बच्चे को बहुत सारी कहानियाँ याद रहेगी, यानी कि उसकी मेमोरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बोझ रहित शिक्षा यानी कि जो 1 से 5 तक जो कक्षा में बालक पढ़ते हैं उनको वर्तमान समय तो प्रोजेक्टर के माध्यम से है, LED के माध्यम से है, खेलों के माध्यम से है कि आपको ये खेल खेलना है, ये खेल खेलने के लिए आप लोगों को ये विषय वस्तु पहले याद करके मेरे को सुनानी होगी। तो बच्चा तुरंत पहले उस विषय वस्तु को याद करेगा और फिर बाद में खेलना लग जाएगा। यानी कि खेल के अंदर बच्चों को सब कुछ सिखा दिया जाता है। दूसरा है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर से 6 से 10 तक कक्षा 6 से 10 तक आते हैं। अवधारणाओं को इसकी समझ पर जोर दिया जाए, यानी कि जो भी कोई विषय वस्तु कक्षा के अंदर पढ़ाई जा रहे हैं तो उसका तात्पर्य है इसका इससे क्या संबंध है, ये कहना क्या चाह रहा है या बताना क्या चाह रहा है, उस विषय वस्तु को की समझ पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों के अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी। उसका मीन्स समझ में आ जाएगा कि यह विषय वस्तु इसके ऊपर है। जैसे जलवायु है, जलवायु की अवधारणा है वो समझाई जाए। चुंबक है, चुंबक की अवधारणा है। विद्युत है, विद्युत की अवधारणा है। समुद्री धाराएं हैं, इनके इस प्रकार के जो अवधारणाओं से संबंधित बातें हैं वो कक्षा 6 से 10 तक के जो कक्षा में पढ़ने वाले बालक हैं उनके ऊपर जोर दिया जाए, जिसमें सामाजिक, गणित और विज्ञान को जीवन से जोड़कर बढ़ाना। यानी कि जो समाज में हो रही गतिविधियां हैं वो सामाजिक के अंतर्गत आएगी। जो समाज में और परिवार में और देश विदेश में हो रही जो गणित से संबंधित, गणनाओं से संबंधित है, जिसमें है जनसंख्या है, जनसंख्या की भी तो गणनाएं की जाती है। आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में देश का कौन सा स्थान है और हमारे पास कितना राजस्व है, कौन से क्षेत्र से या किस विभाग से कितना राजस्व आता है, वो सब गणनाओं के अंतर्गत आता है। विज्ञान का जो क्षेत्र है कि हम हमारे देश में राज्य में और समाज में विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से नए कार्य हो रहे हैं और क्या क्या कार्य किए जाने बाकी है, इन सब को से जोड़कर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर
कक्षा 11 से 12 तक विषयों का गहराई से अध्ययन, यानी कि जो कक्षा 11 से 12 तक जो भी विषय है, चाहे आर्ट्स के विषय हो, चाहे साइंस के विषय हो, चाहे कॉमर्स के विषय हो, इन सब विषयों को गहराई से अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कक्षा 11 और 12 में विद्यार्थियों ने अच्छे से अध्ययन किया है तो आगे की पढ़ाई के लिए उनको लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। और अगर कक्षा 11 और 12 में उन्होंने अच्छे से अध्ययन नहीं किया तो क्या होगा कि आगे के रास्ते उनके नई और अच्छी कॉलेजों में एडमिशन नहीं होगी। क्योंकि 11 और 12 के अंदर वो सोचेंगे कि परसेंटेज से क्या होता है। हाँ, माना कि परसेंटेज से कुछ नहीं होता, लेकिन परसेंटेज कब बनती है? जब आप लोग पढ़ते हो और आप लोग ये सोचते हो कि अगर परसेंटेज बनाने से क्या मतलब है, आजकल परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोगों ने जितना अच्छा अध्ययन किया है, वो अध्ययन डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या सीखा है। जब सीखा है तो वो सारी चीज़ें क्या बनाएगी? परसेंटेज बनाएगी। लेकिन हम तो जब पढ़ेंगे नहीं, जो बिना पढ़ाई के हुए अगर आप लोग एग्ज़ाम देने चले जाओ तो परसेंटेज कम बनेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि परसेंटेज बनाने से क्या मतलब है, पास तो हम ऐसे हो जाएंगे और उस चक्कर में बच्चे फेल हो जाते और फिर बाद में परसेंटेज और कम बन जाती है। तो कई अच्छी कॉलेज हैं उनके अंदर उनका एडमिशन नहीं होता। कैरियर से जुड़ी शिक्षा को प्रारंभ करवाना, यानी कि जो कक्षा 11-12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपना कैरियर कि मेरे को आगे क्या बनना है, मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनना है या पुलिस में जाना है या जज बनना है या आर्मी में जाना है या बैंक में जाना है या अकाउंटेंट बनना है या कंप्यूटर से संबंधित है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के में से संबंधित ज्ञान ग्रहण करना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वो व्यवसाय को मद्देनजर रखते हुए ही कक्षा 11 और 11 के अंदर विषय को चुनाव किया जाता है। अगर बालक जिस किसी भी विषय का चुनाव कर लेता है तो टीचर का दायित्व है कि जिस बालक ने जो विषय लिया है उसके बारे में विद्यार्थियों को अच्छे से समझाना है कि तेरे जीवन में ये आने वाली स्थिति में है, आने वाले समय में ये तेरे पास में है, वो रहेंगे ऑप्शन रहेंगे कि आप लोग इस क्षेत्र विशेष में जा सकते हो। जैसे अगर किसी ने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स वाले आर्मी में है, राजस्थान पुलिस में है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, उन सब में जा सकते हैं। IPS, RAS, RFS, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस और रिजर्व फॉरेस्ट सर्विस, इन सब में जा सकते हैं। अगर किसी ने मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रखा है तो वह पहले 12वीं पास करेगा, कक्षा 12 पास करेगा, 12 पास करने के बाद वह बीटेक करेगा। बीटेक के बाद में अगर बीटेक अच्छे से अगर उसकी कंप्लीट हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। और अगर प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो UPSC की तैयारी के अंदर लग जाते हैं और उनके कम समय में UPSC क्लियर हो जाती है। वो जिला कलेक्टर है या राष्ट्रीय राजदूत के रूप में बन के बाद यह देश की सेवा या देश के अंदर जो प्रशासनिक सेवा क्षेत्र है उनके अंदर लग जाते हैं। अगर जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है वो BSc करके कक्षा 12 पास करेंगे, पहले 11 पास करेंगे, फिर 12 पास करेंगे और BSc करके, और नासा है BSc करेंगे या BSc करने के बाद में अगर MSc कर लेते हैं तो गेट की एग्ज़ाम देनी होगी। और गेट की एग्ज़ाम देने के साथ साथ में आजकल तो CT और लगने लग गए। अगर वो एग्ज़ाम फाइट कर लेता है तो जितने भी अनुसंधान केंद्र है जैसे नासा है, ISRO है, इनके अंदर उनको एग्ज़ाम फाइट करके वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसी के साथ में जिसकी मैथ अच्छी है वो भी गेट के एग्ज़ाम लगते हैं, गेट फाइट करके उस क्षेत्र में जा सकते हैं।
और साइंस वाले विद्यार्थी है वो नेवी के अंदर भी नेवी है, एयरक्राफ्ट है जिसको हम एयरफोर्स बोलते हैं, उनके अंदर भी वो जा सकते हैं। अब बच्चे एग्रीकल्चर वाले बच्चे, अब एग्रीकल्चर वाले बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि अगर उन्होंने वो जेट की एग्ज़ाम होती है, इसी राजस्थान में जेट की एग्ज़ाम होती है, इसी के साथ में अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने, जैसे BHU है वो BHU का जो टेस्ट लगता है वो फाइट करवाती है। आजकल CUCT है वो एक कॉमन टेस्ट फाइट करवाने लग गए, जिसके अंदर जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाएगी। और अगर वो विद्यार्थी ICR की एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। और अब तो एग्रीकल्चर वाला को कक्षा 11 से लेकर छात्राओं को कक्षा 11 से लेकर जब तक उसकी डिग्री PhD तक, जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको कक्षा के अकॉर्डिंग छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, राजस्थान सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा। अब आगे है NCF 2005 का प्रभाव। नई NCERT किताबें आसान भाषा, रंगीन चित्रों और बच्चों की भागीदारी पर आधारित, यानी कि जो नई किताबें हैं NCF 2005 का प्रभाव है, जो नई किताबें हैं उनके अंदर रंगीन चित्र बनाए गए हैं और बच्चों की भागीदारी पर आधारित हैं कि बच्चे का सहयोग होना अनिवार्य है। CCC लागू करना केवल परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि पूरे साल भर मूल्यांकन पर जोर दिया जाए। कल यह न सोचना चाहिए कि परीक्षा आएगी तो परीक्षा में परीक्षा में रिजल्ट ही कैसा रहा। बच्चों के ऊपर यह भी सोचना चाहिए कि वो पूरे साल भर किस प्रकार से गतिविधियां कर रहे हैं, कि पूरे साल भर उनके रिजल्ट क्या देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में है कक्षा में सहभागिता बढ़ी, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद बढ़ा, रटना कम हुआ। यानी कि जो NCF 2005 लागू करने के बाद में जो शिक्षक और छात्र के बीच संवाद बढ़ा और विद्यार्थी हैं रटने पर कम जोर दे रहे हैं, जबकि ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं और टीचर भी यह चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार समझ में आ रटा हुआ कभी भी भूला जा सकता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है तो कई दिनों तक वो भूलता नहीं है। राज्य स्तर पर करिकुला का विकास, राज्य में NCF 2005 के आधार पर सभी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाई गई, यानी कि STFS जिसको स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं NCF के बारे में और यहाँ पर है। NCF 2005 का प्रारंभ अगस्त 2005 में विकसित करने वाली संस्था NCERT है। अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल और यह यशपाल कमेटी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सुधार और शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाना। मुख्य सिद्धांत है समावेशी बाल केंद्रित यानी कि जिसमें सब प्रकार के बच्चों का एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाना और नए नवाचार के साथ में नई शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाना। बाल केंद्रित यानी कि बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुभव आधारित है शिक्षा कि बालकों को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अनुभव पर आधारित हो। और परीक्षा सुधार, जो परीक्षा की प्रणालियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए कि बालकों का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है। NCF 2005 का क्या निष्कर्ष निकलता है यह बताया जा रहा है। NCF 2005 भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी कदम था, जिसने शिक्षा को बच्चे केंद्रित, समावेशी, रोचक और विज्ञान से जुड़ा बनाने का कार्य किया।
इसके द्वारा पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण विधियों में व्यापक बदलाव आया है, जिससे बच्चों के सीखने, समझने और सर्जन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा मिला है। जिससे बच्चों को सीखने, समझने और सर्जन करने की क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार से आपका एनसीएफ 2005 पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और लाइक करना। धन्यवाद।